पहले मैं बात इस करूँ शिद्दत गर्मी में आप लोग, शदीद गर्मी में आप लोग आए, आप सबका मशकूर हूँ। और मैं चाहूँगा कि पहले हमारे कंवर भाई बात कर लें और उसके बाद मैं बात करूँगा इसी मौजू के ऊपर जो आज का है। तो कंवर भाई पहले आप कर लीजिए बात। शुक्रिया फिरदौस भाई। तमाम मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से फिरदौस भाई मौजूद हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं एमक्यूएम का पार्लियामानी लीडर हमारे अपना एमपीएस पीटीआई के और एमक्यूएम के यहाँ मौजूद। यहाँ पर आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से हमारे अपोजिशन लीडर मौजूद हैं और मैं एमक्यूएम का पार्लियामानी लीडर, हमारे एमपीएस हैं। हम दरहकीकत रेजोल्यूशन जमा कराने आए हैं, एक इजलास रिक्वेजिशन जमा कराने के लिए आए हैं, इजलास बुलाने के लिए, इसलिए कि इससे पहले 2 मरतबा अपोजिशन की जानिब से रिक्वेजिशन जमा कराई गई। तो इसलिए कि हम फिक्रमंद थे कि ये बढ़ती हुई वबा और जो सूरत इसके ऊपर, तो एक पर तो इजलास नहीं हो सका और दूसरा भी हुआ तो कुल 2 दिन का इजलास हुआ, जिसमें बड़ी तशनगी रह गई और सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे वो भी सामने नहीं आ सके हैं। तो इसलिए हमने दोबारा से असरनो ये रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं और सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद, लगभग 35,000 38,000 के करीब कोरोना पेशेंट मौजूद हैं और प्रॉपर उसका इलाज मुआलजा या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू रहे और तमाम एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए उसके अंदर कई ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन ये है कि जिन लोगों को स्पीच करना हो वो इजलास में आ जाएं, बाकी लोग जो हैं वो जूम के ऊपर मौजूद रहें। फिर दूसरा, ये जून आ गया है और जून में बजट भी आता है, तो इससे पहले एक लीगल एक रिक्वायरमेंट है कि प्री बजट सेशन होता है जिसमें अवामी नुमाइंदे, हर एमपीए जो जनरल सीट पर आता है, लगभग 5 लाख लोगों का वो अपना नुमाइंदा होता है। तो ये कि ये लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं, ये कम से कम बजट पे डिस्कशन कर सकें और इस सूरत में और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि गुज़िश्ता 11-12 साल से कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को बजट में और डेवलपमेंट में बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। और इस वक्त भी जब कराची में जो पूरे सिंध में जो कोरोना पेशेंट हैं उसका 80% सिर्फ कराची में है और जो अमवात हुई हैं उसकी 85% सिर्फ कराची में हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अगर कुछ बेहतर हैं तो उसकी वजह है कि मोर देन 50% जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में हैं, लेकिन इनके पास अभी भी डेवलपमेंट सेक्टर के सैकड़ों अरब रुपए मौजूद हैं। इनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ये उसको चाहें तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे इजाफा कर सकते हैं, लेकिन इस पर अपोजिशन को और हमें ख़ास और ओवरऑल पूरी अपोजिशन को और एमक्यूएम को बड़ा शदीद अदम इत्मीनान है कि कराची में जिस अंदाज में वबा फैल रही है यहाँ पर हुकूमत उसमें संजीदा नहीं है उसके बरखिलाफ़ इंतज़ाम करने के लिए। तो हम आज फिर रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। आपसे भी बात करने में हमें देर इसी वजह से हो गई कि सेक्रेटरी साहब को 12 बजे का टाइम दिया गया था। सेक्रेटरी साहब ने पहले, हम चाहते थे कि पहले हम रिक्वेजिशन जमा करा दें फिर हम आपके पास आएँ, लेकिन अभी तक नहीं आए और आपके टाइम को कीमती जानते हुए और आपकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि पहले हम आपसे बात कर लें। गवर्नमेंट की अपनी गैर संजीदगी का यह आलम है कि इसके लिए, इस इजलास के लिए स्पीकर साहब की सदारत में तमाम पार्लियामानी लीडर्स का और लीडर ऑफ अपोजिशन की मौजूदगी में इजलास हुआ। उसमें ये तय हुआ कि इजलास से पहले तमाम एमपीएस का कोरोना टेस्ट किया जाएगा
और यहाँ पर ड्यूटी अंजाम देने वाले सारे मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए सबके कोरोना टेस्ट हुए, इजलास ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट एमपीएस को नहीं मिला है। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक उसका रिज़ल्ट एमपीएस को नहीं मिला। ये तो संजीदगी का आलम है, इसलिए हमारी फ़िक्र और बढ़ रही है कि एमपीएस के साथ ये बर्ताव है तो आम सिंध के शहरी के साथ, आम कराची के शहरी के साथ इनका क्या बर्ताव है, वो दिन रात मीडिया के ज़रिए सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। फिरदौस भाई बात कर ली प्लीज़। बिस्मिल्लाह, फासला कर लें इससे वो फिर इतराज़ होता है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला सेशन जैसे कि कमर भाई ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने 1.5 घंटे की तकरीर तो की, लेकिन आइंदा का लाए अमल नहीं बताया, और ये सबसे बड़ी तशनगी रह गई। ये नहीं बताया कि अब उनका रवैया क्या रहेगा उनकी हुकूमत का SOPs इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और पड़ेगी तो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे या टेक्निकल लॉकडाउन करेंगे। इससे कि सिंध के गरीब को तो नॉकआउट कर दिया है, लेकिन बाकी क्या करेंगे उसका हमें पता नहीं। इस वक्त हमने जो रिक्वेजिशन आज जमा करा रहे हैं वो एक नहायत अहम मसले के ऊपर करा रहे हैं, जो इस सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में इस वक्त दरपेश है। 18वीं तरमीम के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होती हैं, वो हम चाहते हैं कि क्लियर हो जाए कि क्या वफाक अपना रोल अदा कर रही है या नहीं कर रही, और क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई किरदार अदा करना चाहती भी है कि नहीं। ये लोकस अटैक के सिलसिले में, ये लोकस अटैक सिंध की मईशत को, मेरे छोटे किसानों को इन जनरल बहुत बुरी तरह मुतासर करेगी, और मैं समझता हूँ इस पर सेहर हासिल बहस होनी चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट को अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना लाएअमल पूरे सिंध के अवाम के सामने रखना चाहिए, और हम बतौर अपोजिशन उस पर क्रिटिक भी करना चाहते हैं, अपने सजेशंस भी देना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने ये सेशन को रिक्वेजिशन किया है, और वो रिक्वेजिशन आपके सामने पेश कर दें। दूसरी बात जो कंवर भाई ने की वो ये कि अगर आप ये देखें, सिंध के रूल्स एंड प्रोसीजर रूल नंबर 28 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हर असेंबली को 100 दिन कम से कम मिलना चाहिए, और आइन की भी, ये आइन में भी लिखा हुआ है कि एक मिनिमम डेज हैं। इस वक्त हम लोग 14 दिन शॉर्ट हैं, और दिन 30 जून तक कम रह गए। तो हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन हो, और हमें ये भी पता है कि कोरोना एक बड़ा मसला है। इस वक्त हमने ख़त लिखा है स्पीकर को कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, जूम के ऊपर बाकायदा सेशन करें, जिसमें चंद अरकान हाउस में आएंगे और बाकी अरकान जो है वो असेंबली की बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। इसके जूम हमारे मेंबर्स हैं 168 मेंबरान हैं, सारे के सारे आ जाएं, इससे अच्छी बात नहीं। लेकिन हमने देखा है कि हाउस नॉर्मली जो है उसमें कोरम भी पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन 125-150 लोग भी अगर आएँ तो जूम जो है वो 300 लोगों को, जो प्रोफेशनल जूम है वो 300 लोगों को ले सकता है। तो हमारा सजेशन ये है कि प्री बजट इजलास भी होना चाहिए, और बजट इजलास भी जो होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को करते हुए वक्त पे होना चाहिए।
ये निहायत अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत ने न सेकंड क्वार्टर न थर्ड क्वार्टर हाउस में नहीं दिया फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसके बाद हर क्वार्टर की रिपोर्ट के बाद डिस्कशन होता है। फर्स्ट क्वार्टर पे भी डिस्कशन नहीं हुआ। 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट जो इनके पास यहाँ असेंबली में पड़ी हुई है, वो अभी तक इन्होंने टेबल नहीं की। इससे कि उन्हें पता है कि जो कुछ उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो उनके खिलाफ जाता है और उसकी वजह से उनके मसाइल बढ़ते हैं। तीसरा, एक और मसला शुरू हुआ हुआ है, वो है डोमिसाइल वाला इशू। इस डोमिसाइल के इशू के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुहर्रिकात इसके अंदर ये है कि इंसाफ नहीं किया जा रहा सिंध के अवाम के साथ, और जो जिस हिस्से का हक लिखा गया है उसको कोई ना कोई चोरी कर रहा है। और ये ज़रूरी है कि ये जो चोरी की गई है इसके पीछे कौन लोग हैं वो बेनकाब किए जाए। अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट ने पकड़ा उनको, और अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है कि जाली डोमिसाइल का मसला जो है वो निहायत परेशान कुन भी है, और इस मामले के ऊपर सिंध हुकूमत की खामोशी एक ऐसी कमेटी बना के जो सिर्फ वो करेगी जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं, वो हमें कबूल नहीं है। हम चाहते हैं कि या तो ये प्रोब जुडिशल ऑफिसर से कराई जाए या पार्टियों से कराई जाए, कि हर पार्टी का नुमाइंदा भी होना चाहिए उसमें। ये इतने सारे मसाइल जमा हो गए, इन तमाम मसाइल को हम चाहते हैं असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस किया जाए और असेंबली का सेशन कॉल किया जाए। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, ये लोकस अटैक के ऊपर हम रिक्वेजिशन कर रहे हैं सेशन। आज तारीख 8 है और मुझे उम्मीद है कि बजट सेशन से पहले इस पे डिस्कशन होगा। इसके बजट सेशन जब कॉल हो जाता है तो उसके बाद कोई और चीज़ डिस्कस नहीं होती। 14 दिन मैक्सिमम है, ये इजलास 3 दिन में भी बुलाया जा सकता है कानून के लिहाज से। इसमें कोई रोकथाम नहीं है कि 14 दिन ही का इंतज़ार किया जाए। पिछली दफ़ा एक रूल जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जो ज़्यादती की थी स्पीकर ने, जिसके ऊपर मैंने वॉकआउट किया था, वो ये था कि आइन में लिखा हुआ है कि जब भी ऑपोजिशन के 25% या असेंबली के 25% अरकान, चाहे वो ऑपोजिशन के हों चाहे वो ट्रेजरी बेंच के हों, वो अगर रिक्वेजिशन करें तो इजलास को 14 दिन के अंदर होना है। मैक्सिमम 14 दिन है। 7 तारीख को आपने कहा था, 14 दिन पूरे होते थे 20 तारीख को। स्पीकर साहब ने 18 मई को नोटिस निकाला 20 तारीख के लिए, और 18 की शाम को एक और नोटिस निकाल दिया कि मैंने ये एडजर्न कर दिया 3 जून तक के लिए। जो सेशन कभी हुआ ही नहीं वो एडजर्न कैसे हो सकता है? उसके लिए उन्होंने सहारा लिया रूल 257 का, वो जो मैं पढ़ देता हूँ। रूल 257 जो है वो कहता है, all matters not specifically provided for in these rules shall be regulated in such manner as the speaker may deem fit। तो पहली बात ये तो आइन में लिखा हुआ है, रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ, तो स्पीकर के पास कहाँ से इख्तियार आ गया? इससे कि जो चीज़ आइन में लिख दी जाए उसके बाद तो कोई इख्तियार की बात ही नहीं रही। तो इसलिए उन्होंने अपने पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, आईन पाकिस्तान की तजलील की है। और मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ हूँ, हाई कोर्ट भी गया हूँ कि ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो एक पार्टीजन स्पीकर बने, और उन्होंने जिस आइन की पासदारी के लिए हल्फ उठाया था उसकी वो पासदारी नहीं कर रहे। कोई सवालात हो? आप कह रहे हैं कि लोकस पर ये बुलाया जा रहा है इजलास। सूबाई सरकार वफाक से कितनी मरतबा कह चुकी है कि भाई हमें 6 जहाज जो है वो दिए जाए, और ये काम जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन नेफने का है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। यही वजह है कि सिंध में जो फसल है वो तबाह हो गए, लेकिन वफाक की सरकार जहाज नहीं दे रही, स्प्रे नहीं करा रही। कि देखिए, सिंध सरकार की वजह से अगर उनको कब्ज भी हो जाता है तो उसकी वजह सरकार होती है। बात यह है
जिस शख्स के पास 11,000 करोड़ का बजट हो, क्या वो किराए पे जहाज मंगा के अपने किसानों की मदद नहीं कर सकता? बाद में बिल भेज दे। क्या उन्हीं ने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं कि हमें आके लोकस जो है वो तबाह कर जाए और हम सिर्फ इंतज़ार करते रहें? इसी के मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद एग्रीकल्चर जो है वो सूबाई चीज़ है। कुछ भी हो, पहला काम ये, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे वफाक के जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके धरना डालना पड़ता चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ने क्या क्या इकदाम लिए, हम यही तो पूछना चाहते हैं, इसीलिए तो इजलास बुला रहे हैं। जैसे कि हम समझते हैं ये सिर्फ और सिर्फ साजिश, वो सिंध दुश्मन जमात है, वो कराची दुश्मन जमात है, उसको काम करना नहीं आता, और जब काम करना नहीं आता तो वो हर चीज़ का इल्ज़ाम वफाक पे देती है। अजान का इंतज़ार कर लो, जवाब दे दो। डोमिसाइल पे मैं बात कर लूँ? आप भी कर लीजिएगा। नहीं, आप कर लीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ ना। आप देते हैं शहर का, मैं पूरे सिंध का देना चाहता हूँ, फिर आप शहर का भी दे दीजिए। पहले मैं वो कवर कर लूँ, फिर आप दूंगा ज़रूर आपको। ये आपने जो सवाल पूछा, मुझसे ये सवाल जो भी मौजू मैं उठाता हूँ, कल मैंने K4 का उठाया हुआ था, तो उसमें भी कहा जाता है कि आपने पहले भी उठाया था। मैंने जवाब तो एक ही दिया है, मुझे है हुक्म अज़ा, मैं बतौर अपोजिशन अवाम की जो जो तकालीफ हैं उसकी तर्जुमानी करते हुए मैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। काम करने की जिम्मेदारी, डिलीवरी की जिम्मेदारी, एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी, जवाबदेही के क्या कर रहे हैं, वो किसका ताल्लुक़ है? वो हुकूमत वक्त का ताल्लुक़ है कि वो आके बताएं कि ये सब ज़्यादतियाँ हुई या नहीं हुई। और हमारे, मैं कमर नवीद साहब से कहूँगा कि वो आके बताएं कि MQM ने इसके ऊपर कितना काम किया है, क्या क्या कहाँ गए, कोर्ट में गए, कितने केसेस सामने लाए, और उसका जवाब नहीं दे रहे। इस वक्त ये इस मौजू को उसके सर पे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कि ये कोटा सिस्टम जो इस सूबे में था उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अगर वो यहाँ से क्लीन चिट लेते तो फिर वफाक पे हमला करते तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन उन्होंने चूज़ क्या किया? उन्हें कहा इस इशू को घुमा दो, इसको वफाक की तरफ ले जाओ कि जी वफाक में ज़्यादती हो रही है, कि जो लोग सिंध के बासी नहीं हैं उनको डोमिसाइल तो तब भी यहीं से इशू होता है, तब भी इन्हीं के घर में मसला आता है, इन्हीं के DC मारे जाते हैं, इन्हीं के डिप्टी कमिश्नर मारे जाते हैं जिन्हीं ने ये जाली डोमिसाइल इशू किए हैं। तो आप इस पर और रोशनी डाल दीजिए। देखिए, कोर्ट के बहुत सारे डिसीशन मौजूद हैं जिसमें क्लियर किया गया है कि डोमिसाइल का मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है। डोमिसाइल का मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है कि जहाँ पर कोई शख्स पैदा होगा उसका वहाँ का डोमिसाइल होगा। फिर डोमिसाइल को आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले डोमिसाइल, पुराना डोमिसाइल सरेंडर किया जाएगा और फिर नया डोमिसाइल लिया जाएगा। सिंध में, सिंध के शहरी इलाकों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। लाखों डोमिसाइल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हुकूमत सिंध के अफसरान ने रिश्वतें लेकर कराची, हैदराबाद के बाहर के लोगों के बनवाए जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं थी, जो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ की नहीं थी। हमने वो तमाम स्टेटिक्स जमा किए और वो तमाम उसकी बुनियाद के ऊपर, उन डोमिसाइल की बुनियाद पे
कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों की लाखों नौकरियां, वो उससे सिंध कराची हैदराबाद के लोगों को महरूम रखा गया। हमने बड़ी कोशिशों के बाद सारे स्टैटिक्स जमा किए, सबके CNIC नंबर जमा किए, सबका प्लेस ऑफ बर्थ जमा किया, डॉक्यूमेंट उसका डॉक्यूमेंट किया गया। और फिर हमने तमाम जगह कहा, हम हम मीडिया के ज़रिए भी गए, हम गवर्नमेंट के पास भी गए, हम रियासती इदारों के पास भी गए, हर जगह जाकर, इसलिए कि अवामी जमात होने के नाते से, अवामी नुमाइंदे होने के नाते से हम यही कर सकते हैं। हमारे साथ जो इसमें फेवर किया वो वफाक की हुकूमत ने किया कि जब वज़ीर आज़म साहब के पास गए तो उनके जो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र हैं अरबाब शहजाद साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के ऊपर नैब को ख़त लिखा है तहक़ीक़ात कराने के लिए। जब इस पर हुकूमत सिंध ने इस के कान पर जूं नहीं रहेंगी तो हम अदालत में गए हुए हैं और हाई कोर्ट में ये ज़ेर समात है। ये हुकूमत सिंध वही सारे इक़दामात हैं इसके, ये जानिबदाराना कानून साजी करके, जानिबदाराना इक़दामात करके जो मोदी इंडिया में कर रहा है, हुकूमत सिंध वही काम सिंध में कर रही है। जी, और कोई सवाल? गवर्नर नवीद साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कानून पर भी आपकी आइन पर भी काफ़ी गिरफ्त है। सिंध से जब दीगर सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर के नौकरी करने का उन्हें हक नहीं है, क्या सिंध असम्बली में दीगर सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर के अवामी नुमाइंदगी का उन्हें हक है? आइन और कानून क्या है? देखें, आइन और क़ानून के मुताबिक जिसका जहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, अगर कोई बल्दियात का अगर कोई यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उस यूसी के वोटर लिस्ट में नाम हो। अगर वो टाउन का या DMC का लड़ना चाहता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में नाम हो, और वो सूबे का लड़ना चाहता है तो सूबे में नाम हो। इसलिए कि उनका रहमान मलिक साहब का आया कि उनके बच्चे का डोमिसाइल यहाँ बना हुआ है। देखिए, सारे इल्ज़ामात ये आते हुकूमत सिंध के ऊपर ही हैं, इसलिए कि जो भी डोमिसाइल बने, जो भी अफसरान है, वो सब हुकूमत सिंध के हैं। ये भी हमने इस कमेटी को जो हुकूमत सिंध ने बनाई है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो अदालत में केस चल रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इसके TOR में वाज़ा नहीं है कि ये क्या करेगी। या तो कमेटी अगर बनाते तो ऐसा बनाते जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया है अभी चीनी के ऊपर, कि जिसकी जो रिपोर्ट आए तो वो हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा हो, कोई अहदेदार हो या अफसर हो या इलेक्टेड नुमाइंदा हो या वफाक का हो या जिसका भी हो, उसको वो किया जाए। जी जनाब, नवीद साहब, ये वफाकी सरकार स्टील मिल को बेचने का जो फैसला कर रही है वो वफाकी काबीना में ये फैसला जाएगा। वफाकी काबीना में आपके लोग बैठे हैं, तो आपका इस पे क्या जो है वो है? देखिए, खालिद मकबूल भाई का इस पे स्टेटमेंट मौजूद है। हमने कहा है कि इस स्टील मिल को चलाया जाए, ये पाकिस्तान की सनत है, इसको चलाया जाए और इसे एक मुनाफा बख्श इदारा बनाकर पाकिस्तान के काम में, ये स्टेटमेंट मौजूद है। MQM का वज़ीर कैबिनेट में यही स्टैंड लेंगे। जी देखिए, ये पूरी डिटेल जो है इस वक्त NDMA की लोकस सेक्शन में जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो किलोमीटर्स हैं और किस किस रकबे में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मुतासिर हुआ है वो पंजाब का है, फिर सिंध का है, फिर बलोचिस्तान का है। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान का है, लेकिन उस पर फसल नहीं है। तो सिंध के अजला के अंदर जितनी काश्तकारी का इलाका है उसमें 15% काश्तकारी का जो इलाका है वो इस वक्त इस इजाब के ज़ेर है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेने ज़रूरी हैं और हम चाहते हैं कि डिबेट हो कि ग्राउंड पे कौन से एक्शन थे और एरियल स्प्रे के कौन से थे, नीचे कौन जिम्मेदार है और हवाई स्प्रे के लिए कौन जिम्मेदार है। वो कौन सी मजबूरियां थी सिंध गवर्नमेंट की
कि वो रिएक्ट कर नहीं सकी, और वो कितनी दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट के पास गई, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते, ये कौमी एक मसला है, इसके ऊपर खुल के बहस होनी चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था, डोमिसाइल के दुनिया भर में रूल्स हैं कि जो शख्स किसी मकाम पे एक मुद्दत से ज़्यादा रहता है और उसके सबूत दिए जा सकते हैं तो उसको वहाँ का डोमिसाइल दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको पहले साबित करना होगा। ऐसे नहीं है कि उसने मैट्रिक तो किया, ग्रेजुएशन की 3 महीने पहले, और उसके बाद वो कराची आया और उसका डोमिसाइल बन गया। मालूम दिया एक भाई का जो है डोमिसाइल कराची का है और दूसरी बहन का डोमिसाइल जो है वो अंदरून सिंध का है, दोनों को नौकरी मिल गई और दोनों डिपेंडेंट थे। ये ऐसे मामलात नहीं चलते। देखिए, इसके ऊपर मेरी पार्टी का स्टैंड बड़ा सिंपल है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, कोरोना के साथ जीना है, और जितनी जल्दी आप सेफली SOPs के साथ जी सकें, आपको वो तमाम काम करने। मुझसे किसी ने पूछा था कि फिरदौस नकवी साहब, आपकी उम्र 65 में आ गए हैं साल में, और आप डायबिटिक भी हैं, तो आप रिस्क क्यों लेते हैं? तो मैंने कहा, तुम किसी फ़ौजी से कहो कि फ़ौजी आपके आके कहे कि जी महज पे गोलियां चल रही हैं, जंग छिड़ चुकी है, लेकिन क्योंकि मेरे मरने के चांसेस हैं इसलिए मैं घर बैठूंगा। हमने अहद उठाया है अपने अवाम की खिदमत करने का। हमारी बुलेट प्रूफ ये है शील्ड, और हमारा दिमाग जो है वो हमारी हेलमेट है। हम SOPs को फॉलो करते रहेंगे और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। हमें आवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटना। हमने जो मौजूआत हैं इसी माहौल में उठाने। और कोई सवाल नहीं है? जी, क्या चीज़? मजम्मत करूँगा और क्या करूँगा, गलत तरीका कार है, इसमें और कोई सोचने की बात नहीं।